हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवर राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने एनर्जी बैंड के बारे में जाना था, चालक, कुचालक, अर्धचालक, इनके बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना। उस वीडियो में जो भी हम लोगों ने जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे थे चालक, कुचालक, अर्धचालक के लिए, वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हम आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नेज अर्धचालक, यानी कि इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। अब नेज अर्धचालक क्या होता है, आज हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, नोट्स आप लोग प्रॉपर्ली बनाते रहिए और एक बार टॉपिक को बुक से भी आप लोग जरूर पढ़िए। इसके ऊपर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल है वो आप लोग मेरे साथ साथ करते चलिए। ओके बच्चों, अब देखिए नेज जो अर्धचालक होते हैं वो को शुद्ध अर्धचालक भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक। तो ऐसे अर्धचालक क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको वहीं से ही समझ में आएगा कि अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। बाकी और भी इनकी प्रॉपर्टीज होती है जो आपको लास्ट वीडियो में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, तो ऐसे अर्धचालक जिनमें ताप जनित आवेश वाहक पाए जाते हैं, ऐसे अर्धचालक जिनमें ताप जनित आवेश वाहक पाए जाते हैं एवं इनमें कोई अपद्रव्य या संरचना संबंधी कोई दोष नहीं होता है। मतलब कि संरचना में कोई दोष नहीं होता, अपद्रव्य संबंधी, अशुद्धि संबंधी इनमें कोई दोष नहीं होता और इनमें ताप जनित आवेश वाहक पाए जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो अर्धचालक होते हैं उनमें 2 आवेश वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स। उनके बारे में अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऐसे अर्धचालक जिनमें ताप जनित आवेश वाहक पाए जाते हैं और इनमें अपद्रव्य या संरचना संबंधी किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं होता है, नेज अर्धचालक कहलाते हैं। ओके बच्चों, नेज जो अर्धचालक होते हैं इनको हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी अशुद्धि तत्व, बताया ना मैंने कि इनमें कोई भी अशुद्धि तत्व की मिलावट नहीं होती है। इनमें केवल जो अर्धचालक वाला परमाणु है वही परमाणु इनमें उपस्थित होते हैं। अदर जो परमाणु है अशुद्धि वाला वो इनमें उपस्थित नहीं होता है। तो आदर्श नेज अर्धचालक क्या हुए? ऐसे नेज अर्धचालक जिनमें केवल उसी अर्धचालक के परमाणु उपस्थित होते हैं, अन्य तत्वों के परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, आदर्श नेज अर्धचालक कहलाते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि आदर्श चीज़ें बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं होता है कि जिनमें केवल वही परमाणु हो और हम अशुद्धि तत्वों को नहीं मिलाए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे जो अर्धचालक होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। वो क्या? पहला तो वही कि जो नेज अर्धचालक होते हैं इनमें ताप जनित आवेश वाहक पाए जाते हैं। दूसरा क्या? इनमें अशुद्धि परमाणु की संख्या, बताया ना मैंने कि इनमें कुछ ना कुछ मिलावट होती ही होती है दूसरे तत्व की, क्योंकि आदर्श बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अशुद्धि तत्व की संख्या और अर्धचालक परमाणु की संख्या का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? 1:10⁸, यानी कि 10⁸ परमाणुओं में हमें एक अशुद्धि तत्व मिलाना पड़ता है। 1:10⁸ इनका रेशियो होता है। परम शून्य ताप पर नेज जो अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता 0 होती है। परम शून्य हमने बताया भी था कि T = 0 केल्विन पर ये कुचालक की तरह बिहेव करते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने अर्धचालक के बारे में। तो परम शून्य ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि इस ताप पर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे किस में रहते हैं? संयोजी बैंड में। चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने की वजह से धारा का चालन नहीं हो पाता है। ओके बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो, नेज जो अर्धचालक होते हैं वो चतुर संयोजी होते हैं। अभी हम देखेंगे कि चतुर संयोजी संरचना किस तरह की होती है। तो जो नेज अर्धचालक होते हैं वो चतुर संयोजी होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बताइए नेज अर्धचालक होते हैं त्रिसंयोजी, चतुर संयोजी, कुछ भी दे देगा। तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो, थोड़ा थ्योरेटिकल जरूर है, आज का जो टॉपिक है वो थ्योरेटिकल जरूर है, आपको थोड़ा बहुत याद करना है, लेकिन है इंटरेस्टिंग, ऐसा कोई बोरिंग थ्योरी नहीं है। चलिए, इनमें चालन बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संयोजकता बैंड में उपस्थित होल्स की संख्या के बराबर होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ कहा कि इनमें आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। अभी हम जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वही होल्स होती है और कुछ नहीं होता है अर्धचालक में, लेकिन ये सिर्फ अर्धचालक के लिए है। तो जो हमारे अर्धचालक होते हैं इनमें चालन बैंड में तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और संयोजी जो बैंड होता है उसमें उपस्थित होल्स की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। मतलब ये कि अगर मान लो ये मेरा वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, मान लो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पर अपनी जगह छोड़ेंगे,
अर्धचालक में, तो इन्हीं जगहों को हम कहते हैं होल्स। तो संयोजी बैंड में तो क्या रह गए, होल्स, और चालन बैंड में क्या चले गए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। लेकिन जितने होल्स हैं उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन है, या जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल्स होते हैं, इनकी संख्या बराबर होती है। यानी कि अगर मैं इनको बोलूँ Ni या Pi, कि Ni बराबर क्या होती है, Pi। ओके, Ni है कंडक्शन बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, Pi है वैलेंस बैंड में उपस्थित होल्स की संख्या। इनमें आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल्स दोनों ही होते हैं, मतलब इनमें धारा का जो चालन होता है वो होल्स और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से होता है। ओके बच्चों, तो इसमें आवेशवाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों ही हमारे धारा के चालन में योगदान देते हैं। अब देखो, जैसे हम बात करें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे अर्धचालक होते हैं ना। सिलिकॉन जो होता है वो 14 होता है, जर्मेनियम 32 होता है। इनको जब आप ऐसे फिल करते हो तो इस तरह से ही, हम केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ चुके हो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, होता है। अब देखो, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है ये दोनों के दोनों अर्धचालक है, तो इनकी जो क्रिस्टल संरचना होती है ना वो हमें मिलती है चतुर्संयोजी, समचतुष्फलकीय। कैसी संरचना मिलती है हमको, समचतुष्फलकीय संरचना प्राप्त होती है। इस तरह की आपको ये संरचना ध्यान रखनी है, हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। तो ये जो संरचना ऐसी होती है उसे हम कहते हैं समचतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय तो बन रहा है, समचतुष्फलकीय संरचना होती है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो तत्व होते हैं उनकी क्रिस्टल संरचना में परमाणु जो होते हैं एक क्रमित समूह के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, तथा प्रत्येक परमाणु एक समचतुष्फलक के अंदर होता है, जिसके चारों कोणों पर निकटवर्ती परमाणु होते हैं। इनमें परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, मतलब इनमें जो ये बंध पाए जाते हैं ये कौन से बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की समचतुष्फलकीय संरचना सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल की होती है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर T बराबर 0 केल्विन हो तो नेज जो अर्धचालक होते हैं उनमें संयोजकता सहसंयोजक बंध से बंधे होने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, वो 0 होती है। अभी मैंने आपको बताया कि T बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि T बराबर 0 केल्विन पर इनमें संयोजकता सहसंयोजक बंध से, जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है और धारा का चालन नहीं होता है। तो ये कैसे व्यवहार करते हैं, कुचालक की तरह, जिससे इनमें विद्युत चालकता नहीं होती है। इसीलिए T बराबर 0 केल्विन पर नेज अर्धचालक कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के साथ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊष्मा ग्रहण करेंगे। जब ये ऊष्मा ग्रहण करेंगे तो इनके मध्य जो सहसंयोजक बंध बन रहे हैं ना वो बॉन्ड क्या होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल में यादृच्छिक गति करने लगेंगे। भाई पहले तो इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध से बंधे हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये सहसंयोजक बंध टूटने लगेंगे। जब ये सहसंयोजक बंध टूटने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेंगे, इस क्रिस्टल में रैंडमली मूव करने लगेंगे। जब इन पर कोई आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया तो अभी एक निश्चित दिशा में मूव करेंगे, और निश्चित दिशा में मूव करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा उत्पन्न होती है और यही चालकता में योगदान देती है। ओके, तो आपको समझ में आया। तो 0 केल्विन ताप पर जर्मेनियम की क्रिस्टल संरचना, ये जर्मेनियम की 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्रिस्टल संरचना है। जैसे ये इनके सहसंयोजक बंध है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सबके, तो ये आपस में बंधे हुए हैं ना। जैसे ये इससे बंधा हुआ है, ये इससे आगे भी होगी, इसकी इधर भी होगी, इसके नीचे भी होगी, इधर भी। हमने तो एक छोटा सा पार्ट उठाया है। ओके, तो ये सब सहसंयोजक बंध से एक दूसरे से क्या है, बंधे हुए हैं। और जैसे ही आपने क्या किया, टेम्परेचर में मान लो आपने वृद्धि कर दी तो मान लो ये एक सहसंयोजक बंध टूटा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होकर मान लो यहाँ चला गया। तो बताओ यहाँ पर एक जगह खाली रही नहीं रही, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के यहाँ चला गया तो यहाँ अपनी जगह को खाली कर गया ना इस अर्धचालक में, तो जिसकी वजह से उसे हम कहने कहा होल। इसी तरह से फिर क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ का कोई सहसंयोजक बंध है, वहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो ये तो वापस जुड़ गया, भाई इसने तो वापस से अपनी जगह फिल कर ली। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ गया, लेकिन अब की बार ये खाली रह गया, यहाँ पे खाली जगह रह गई ना यहाँ पे ये, तो इसको हमने कह दिया होल्स। तो इस तरह से यहाँ पर होल्स और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आवेशवाहक के रूप में पाए जाते हैं, कि अगर एक बंध टूटता है तो दूसरा जुड़ता है। भाई पहले ये टूटा, फिर इसको इसने जोड़ दिया तो ये खुद टूट गया, ठीक है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उसी कमी को हम क्या कहते हैं बच्चों,
होल कहते हैं। तो होल जो होता है उसका दूसरा नाम कोटर भी होता है, इसको कोटर भी कहते हैं। तो होल्स या कोटर, इसको हम पी ऑफ आई से लिखते हैं। किसी नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वही होल्स कहलाती है। होल कुछ भी नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चल जाते हैं तो वहाँ एक गैप रह जाता है, उसी गैप को हम कहते हैं होल्स। और ये सिर्फ और सिर्फ अर्धचालक के लिए ही है, बाकी चालकों में ऐसा नहीं होता है, अर्धचालक की बात है। तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वो होल्स कहलाती है। इन पर आवेश जो होता है वो समान होता है, ठीक है, आवेश का जो मान होता है वो समान होता है, बस प्रकृति अलग होती है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणावेशित होती है, तो होल्स की जो प्रकृति होती है वो धनावेशित होती है, लेकिन इन पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि होल्स, इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है वही होल्स कहलाती है। इनके ऊपर होल्स जो होता है उनके ऊपर आवेश का जो प्रकृति होती है वो धनावेश होती है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रकृति ऋणावेशित होती है। लेकिन होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, दोनों पर आवेश का जो मान होता है वो समान होता है, सिर्फ प्रकृति अलग अलग होती है। चलिए, तो किसी भी अर्धचालक में जब एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न होता है। हुआ नहीं हुआ? जैसे ये जर्मेनियम था, मान लो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गया, तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होल बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। माना तापीय ऊर्जा के कारण एक इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध तोड़कर किसी स्थान ए से मुक्त हो जाता है। जैसे इसी स्थान ए था, ये स्थान जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया, तो यहाँ पर एक होल उत्पन्न हो गया ना, यहाँ पे एक होल, भाई इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई तो एक होल बन गया। तो अन्य जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस स्थान पर आक्रमण कर लेता है। तो अब जैसे इसके आगे जर्मेनियम ऐसे था, तो मान लो कि ये वाला यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे, इसने यहाँ पे आके आक्रमण कर दिया, तो अब यहाँ पे जगह खाली रह गई। भाई इसने यहाँ के आक्रमण कर दिया, इस कमी को तो इस इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया, लेकिन यहाँ एक कमी रह गई ना, तो यहाँ एक होल उत्पन्न हो गया। जैसे मान लो इस जगह को मैंने बी नाम दे दिया, तो इस तरह से ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक बंध से दूसरे बंध में संक्रमण करता है, इस कारण कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बताओ यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो संक्रमण कर रहा है वो केवल एक बंध से दूसरे में, जैसे यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो केवल एक बंध से दूसरे बंध में ही तो जा रहा है। तो हमें यहाँ पर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह संक्रमण एक स्थान से दूसरे स्थान पर यादृच्छिक रूप से चलता रहता है, कि इस तरह से पूरे क्रिस्टल में ये संक्रमण चलता रहता है। अतः अर्धचालक में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों ही हमारे आवेश वाहक का कार्य करते हैं। केवल इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक नहीं होते हैं, होल्स भी आवेश वाहक होते हैं। ओके बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में अच्छे से आ गई। मतलब कुल मिला के अब तक हमने जो पढ़ा वो सिर्फ इतना पढ़ा कि अर्धचालक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और होल युग्म कैसे उत्पन्न होता है और ये आवेश वाहक की तरह कैसे कार्य करता है। जो इतनी बड़ी थ्योरी हमने पढ़ी ना, उसका छोटा सा साइंस बस यही है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई वही होल हो गया। होल की प्रकृति धनावेशित होती है, लेकिन आवेश का मान दोनों का बराबर होता है। ओके, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न होता है तो दूसरा टूटेगा, दूसरा उत्पन्न होएगा तो तीसरा टूटेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहता है। अब देखो, अगर बैंड जो संरचना होती है उसके आधार पर इस प्रक्रिया को हम समझा सकते हैं। बैंड संरचना के आधार पर तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बैंड संरचना के आधार पर नए अर्धचालक की प्रक्रिया को समझाइए, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखो, क्या अर्धचालक जो होता है उसके लिए वर्जित जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है, कि मान लो ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, तो ईजी कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। हम बैंड संरचना की बात करें तो बैंड के लिए हमें बनाना पड़ेगा ना इस तरह से। T बराबर जब 0 केल्विन होता है तो हमारा जो ये कंडक्शन जो बैंड होता है, वैलेंस जो बैंड होता है वो पूरी तरह से भरा हुआ है। संयोजी बैंड T बराबर 0 पे पूरी तरह से भरा हुआ रहता है और चालन बैंड T बराबर 0 केल्विन पे पूरी तरह से खाली रहता है। तो ये कुचालक की तरह व्यवहार करता है। बैंड संरचना के आधार पर भी हम इसको समझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर में वृद्धि करी तो कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में पहुंचेंगे। भाई आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो चालन बैंड में जाएंगे। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गए तो बताओ उन्होंने कुछ जगह छोड़ी नहीं छोड़ी? इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हुई नहीं हुई, यानी कि यहाँ पर होल उत्पन्न हो गए। तो यहाँ तो बन गए होल और यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो 2 ही होल बनेंगे, 3 गए तो 3 बनेंगे, 4 गए तो 4 ही बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अतः इन स्थानों पर होल्स उत्पन्न हो जाते हैं। कंडक्शन बैंड में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन
कंडक्शन बैंड में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है इनको तो हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इनको हम कहते हैं संयोजकता बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो कमी होती है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, होल कहते हैं। और कंडक्शन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते रहते हैं। चलिए आता है नेज अर्धचालक में सभी परिमित तापों पर ताप जनित इलेक्ट्रॉन व होल्स की संख्या समान होती है। बताओ समान है या नहीं? 3 नीचे से छोड़ के गए तो 3 ही होल हुए, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 4 गए तो 4 ही हुए। यदि नेज अर्धचालक में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या n और p है, यह प्रति एकांक आयतन यानी कि प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या को मैंने माना n, मुक्त होल्स की संख्या को मैंने माना p। तो आपको पता है कि n और p बराबर होते हैं, जितने होल्स उतने ही इलेक्ट्रॉन। इसको तो मैंने कह दिया ni, n बराबर p बराबर, इसको तो मैंने कह दिया ni, और n और p को गुणा कर दे तो कितना आता है ni स्क्वायर, जहाँ ni को हम क्या कहते हैं, अर्धचालक में नेज आवेश वाहक घनत्व। क्या कहते हैं? अर्धचालक में नेज आवेश वाहक घनत्व ni ये होता है। ओके तो आप लोग ये ध्यान रखना, आगे हम यूज़ करने वाले हैं इसको। ओके बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया कि हमने बैंड थ्योरी के आधार पर भी इसको आसानी से समझा दिया कि किस तरह अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न होते हैं। अब देखो ni जो होता है, मतलब जो हमारा आवेश वाहक जो घनत्व है वो किस किस पर निर्भर करेगा? ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है और ये अर्धचालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि जो आपने अर्धचालक जो पदार्थ लिया है ना उसकी प्रकृति कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। देखो नेज अर्धचालक में ताप में वृद्धि करने पर क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाएंगे ना, तो संयोजी बैंड से चालन बैंड में पहुंच जाता है, जिससे वैलेंस बैंड में होल्स की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अर्थात Np बराबर n स्क्वायर, जो अभी अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा उसके अनुसार Ni का मान बढ़ेगा। भाई होल्स की संख्या बढ़ रही है तो भी Ni बढ़ रहा है ना, तो Ni ताप पर निर्भर करता है, वह ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताइए अर्धचालक में आवेश वाहक घनत्व ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, या फिर और कुछ भी ऑप्शन दे देगा। तो Ni जो होता है वो ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, तो हमारा वैलेंस बैंड है उसमें होल्स की संख्या बढ़ती है। होल्स की संख्या बढ़ेगी तो भी आवेश वाहक घनत्व हमारा बढ़ेगा, तो ताप वृद्धि के साथ ये बढ़ता है। यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे शॉर्ट वे में लिखे तो Ni भी मेरा बढ़ेगा। ओके बच्चों, चलिए अब बात करते हैं प्रकृति पर निर्भरता। जो Ni होता है उसकी अर्धचालक की प्रकृति पर क्या निर्भरता होती है? यदि दो अलग अलग अर्धचालक, प्रकृति की बात करेंगे तो दो अलग अलग लेना पड़ेगा ना, तो मैंने एक ले लिया जर्मेनियम और एक ले लिया सिलिकॉन, में समान ताप हो, टेम्परेचर को हमने समान रखा है और हमारे अर्धचालक अलग अलग है। क्योंकि इनकी Eg के मान आप लोगों को लास्ट वीडियो में याद हो तो मैंने जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए Eg के मान आपको बताए थे। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए Eg के मान, जर्मेनियम के लिए 0.7 था, उसके लिए 1.12 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ था ना वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो इन दोनों के लिए ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो अलग अलग होता है ना। अतः कम ऊर्जा अंतराल, बताओ जिसका ऊर्जा अंतराल कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव आसानी से करेंगे। भाई आपको वही बात हो गई ना, जैसे आपको कोई बीच में एक मान लो कोई खाई सी आ गई, अगर उस खाई की चौड़ाई बहुत कम है तो आप उसको जल्दी पार कर लोगे, बहुत ज़्यादा है तो आपको पार करने में तकलीफ आएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि ये इनके लिए खाई का काम करता है ये ऊर्जा अंतराल। तो कम खाई है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से यहाँ चल जाएंगे, ज़्यादा है तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ना। तो अपेक्षाकृत कम Eg के मान के अर्धचालक में टूटने योग्य बंध अधिक होंगे और अधिक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में संक्रमित होंगे। मतलब जिसके लिए Eg का मान कम होगा उसके लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा संक्रमित होंगे ना। अतः समान ताप पर दो अर्धचालक जिनके Eg का मान समान नहीं है, Ni का मान समान न होकर अपेक्षाकृत कम Eg वाले अर्धचालक के लिए Ni अधिक होता है। यानी कि जिसके लिए Eg का मान कम उसके लिए Ni का मान ज़्यादा। और ये चीज़ आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि जितना कम Eg का मान होगा उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेंगे, तो इसमें हमारे होल्स की संख्या बढ़ेगी। भाई यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी, होल्स की संख्या बढ़ेगी तो आवेश वाहक घनत्व भी हमारा बढ़ेगा। ठीक है, और Eg का मान ज़्यादा तो यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो होल्स की संख्या कम होगी तो हमारा Ni का मान भी कम होगा। और एक फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर भी आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला हमारे डेरिवेशन इसका सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। Ni जो होता है वो T⁻3/2 e⁻(Eg/2 kT होता है, जहाँ k जो होता है वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से ये e की पावर में
माइनस ईजी, यानी कि ईजी का मान बढ़ेगा तो एनआई का मान घटेगा, और ईजी का मान घटेगा तो एनआई का मान बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने पर हमारा एनआई बढ़ता है। तो ये दोनों डिपेंडेंसी आपको ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, चलिए, जहाँ टी हमारा परमताप है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और ए कोई और दूसरा कांस्टेंट है। ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब देखो एग्जांपल ले लो, वही जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम जो है उसके लिए ईजी कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सॉरी सिलिकॉन के लिए, और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों के लिए ईजी डिफरेंट है। तो बताओ इन दोनों में से किसके लिए एनआई का मान ज़्यादा होगा? जिसका ईजी का मान कम हो। तो बताओ किसके लिए होगा? जर्मेनियम के लिए। अतः जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन होल युग्म की संख्या नेज सिलिकॉन की तुलना में अधिक होगी, यानी कि आवेश वाहक घनत्व जर्मेनियम में ज़्यादा होगा और सिलिकॉन में कम होगा, क्योंकि जर्मेनियम के लिए ईजी कम है, इसलिए एनआई ज़्यादा। आया समझ में? तो ऐसा वो कोई भी और एग्जाम्पल आपको दे देगा और पूछेगा, तो आपको हो सकता है कि वो आपको ईजी की वैल्यू दे। वैसे 4 वैल्यू तो आपको ध्यान में रखनी थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी। इसके अलावा वो कोई 2 और वैल्यू दे देगा, तो जिसके लिए ईजी कम उसके लिए एनआई ज़्यादा। ओके, चलिए, तो ये यहाँ से सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जो एक एक नंबर में हमसे पूछे जाते हैं, और अगर हमें अच्छे से याद है तो हम लोग टिक करके आ सकते हैं, और नहीं याद है तो हमारा गलत हो जाता है। बिल्कुल, ये चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छी तरह से पूछी जाती है। ओके बच्चों, अब देखो, नेज जो अर्धचालक होते हैं उनमें हम विद्युत चालन की बात करते हैं कि इनमें विद्युत धारा का चालन कैसे होता है। ओके, क्योंकि अर्धचालक है तो हमें पता है ना कि धारा का चालन तो कर ही सकते हैं, चालक से तो कम होंगे लेकिन कर तो सकते हैं। तो देखो, नेज अर्धचालक पर जैसे ही आपने कोई बाहर से कोई वोल्टेज आरोपित कर दी, तो नेज अर्धचालक में उपस्थित जो आवेश वाहक है वो इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करते हैं ना, ये आपको पता है, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बैटरी के धन, भाई इलेक्ट्रॉन है वो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर तो जाएगा, भाई खुद नेगेटिव तो पॉजिटिव की ओर जाएगा। होल्स मेरे पॉजिटिव तो वो नेगेटिव की ओर आएंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में गति करेंगे, और मेरे जो होल्स होंगे वो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर गति करेंगे, मेरे क्या अर्धचालक के। ओके, तो ये हमारा, जैसे मान लो कोई अर्धचालक है, ये तो आपको जो दिख रहे हैं ना, जो बिल्कुल डॉट डॉट, ये तो है मेरे इलेक्ट्रॉन, और जो ये दिख रहे हैं ना खाली, हमेशा होल्स को आप ऐसे बनाना, हमें दिखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो होल्स है, ये होल्स है, तो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, देखो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, और जो होल्स है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, और हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया है ऐसे। अब देखो, करंट की जो डायरेक्शन होगी वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ये तो हमें पता ही है, होती है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, अब देखो इलेक्ट्रॉन प्रवाह, इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रवाह कर रहे हैं, और अगर आप इधर लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, इधर की तरफ कौन प्रवाह कर रहे हैं? होल्स। तो होल्स मेरे इधर प्रवाह कर रहे हैं, तो ये एरो शायद इसीलिए होल्स प्रवाह ऐसे लिख लेना। थोड़ा सा और डायग्राम को आप अच्छा बनाना चाहो तो बना सकते हो। चलिए, अब देखो, जैसे ही अर्धचालक में धारा का चालन होने लगता है, भाई इसमें क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो तो बैटरी के धन टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं, और मेरे जो होल्स है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये दोनों नियत वेग से गति करते हैं, जिसकी वजह से अर्धचालक जो होता है उसमें धारा का चालन होता है। सामान्यतः प्रयुक्त विद्युत क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रॉन व होल अववाह वेग आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। आप लोगों को याद हो तो हमारा जो 5th चैप्टर था वहाँ हमने अववहन वेग के बारे में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं यहाँ आपको उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, वहाँ बहुत डिटेल में मैंने उसको आपको समझाया है। अववहन जो वेलोसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता के समानुपाती होती है, यानी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता उतना ही ज़्यादा मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD प्रोपोर्शनल टू E होता है, यहाँ मैंने VD को VL लिखा है। ओके, जब आप इस समानुपाती को खोलते हो तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम कहते हैं म्यू एन, मोबिलिटी यानी कि गतिशीलता। तो VN कितना आ गया? बराबर म्यू एन इंटू E, जहाँ म्यू एन क्या है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता या मोबिलिटी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। सदिश रूप में अगर मैं इसको लिखूँ तो VN बराबर कितना आएगा? माइनस म्यू एन इंटू E। अब मैंने माइनस क्यों लगाया? आप सोच रहे होंगे भाई यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ मैंने वेक्टर भी नहीं लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखा क्या? नहीं ना, यहाँ मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो माइनस लगाया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में जाता है। ये एन जो मैं लगा रही हूँ वो इलेक्ट्रॉन के लिए तो ले रही हूँ, और पी लगाऊंगी तो होल्स के लिए। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होते हैं ना, इस वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आया। ओके बच्चों, चलिए अब अगर मैं इसी चीज़ को होल्स के लिए लिखूँ तो ये तो था इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर होल्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखूँ तो कितनी हो जाएगी? VP बराबर म्यू पी इंटू ई।
भाई तीव्रता तो ई तो समान ही रहेगी। अब आपको पता है कि जो हॉल्स होता है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में गति कर रहे हैं ना भाई, धनावेश है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएंगे, तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखूंगी तो कोई माइनस नहीं आएगा। वीपी वेक्टर बराबर यूपी इंटू ई, जहाँ यूपी क्या हो जाएगा, होल्स की गतिशीलता। बस थोड़ा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ एक नेगेटिव साइन आएगा अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेते हो। मैग्नीट्यूड में लेते हो जब तो दोनों ऐसे ही आएंगे, बस म्यू पी कर देना और म्यू एन और वी एन कर देना। ओके चलिए, अब देखो गतिशीलता जो होती है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट इंटू सेकेंड होता है ना भाई। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो ना, ये मीटर पर सेकेंड हो गया, ये वोल्ट पर मीटर हो गया, यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन अपव्यय के कारण धारा घनत्व Jn। अब मैं निकालना चाह रही हूँ धारा घनत्व भी हम लोग हमारे 5th चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि धारा घनत्व जो J होता है वो होता है NeVd। अगर J होता है तो वो होता है NeVd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रूप में, यहाँ हमें Vn और Vp के रूप में लिखना है। तो देखो N होता है आवेश वाहक, पहले ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो, जब भी आपको धारा घनत्व निकालना हो तो वैसे होता है आवेश वाहक की संख्या इंटू आवेश इंटू अपव्यय वेग। ओके, अब मुझे Jn और Jp चाहिए, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण और होल्स के कारण धारा घनत्व चाहिए। जब मैं Jn लिखूंगी तो NeVn ऐसे लिखूंगी, लेकिन ये NeVn नहीं आना चाहिए था, इससे पहले एक स्टेप और आनी चाहिए थी। J इज इक्वल टू एन ई, आवेश कितना है मेरा, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, और Vn की वैल्यू पुट कर दो। Vn की वैल्यू कितनी है, माइनस म्यू एन इंटू ई। भाई वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्योंकि धारा जो घनत्व होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए मेरा J बराबर कितना आ गया, एन ई म्यू एन इंटू ई। यहाँ नेगेटिव साइन इसलिए नहीं आया क्योंकि ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया। तो आप यहाँ गलती मत करना और यहाँ ध्यान रखना। ओके चलिए, तो Jn इतना आ गया। बताओ होल्स के कारण कितना धारा घनत्व होगा, Jp लिखना है तो म्यू एन की जगह म्यू पी कर दो और एन की जगह पी कर दो। भाई यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होंगे आवेश वाहक, यहाँ पर क्या होंगे, होल्स होंगे। पी ई आवेश का मान तो समान रहेगा और म्यू पी इंटू वेक्टर ई, तो ये आ गया मेरा धारा घनत्व की आवेश वाहक का संख्या घनत्व इंटू आवेश इंटू अपव्यय वेग। ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स आरोपित वोल्ट, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स पर वोल्टता जब हम आरोपित करते हैं तो वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति करते हैं। वो तो हमने अभी अभी इस डायग्राम से देखा ना, ये इधर जा रहा है ये इधर, तो ये एक दूसरे की विपरीत दिशा में तो जा रहे हैं। चलिए, लेकिन दोनों के कारण जो धारा घनत्व है या धारा है वो एक ही दिशा में मिल रही है। बताओ धारा घनत्व में कोई नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है क्या, नहीं ना। तो दोनों के कारण जो धारा घनत्व है या जो धारा है वो एक ही दिशा में प्राप्त हो रही है। अतः दोनों आवेश वाहकों के कारण अगर मैं टोटल धारा घनत्व निकालूं J, तो वो कितना हो जाएगा, Jn प्लस Jp, और दोनों एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे वेक्टर फॉर्म में। दोनों की वैल्यू पुट कर दी पीछे से, ई और ई कॉमन आ गया तो एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी इंटू स्मॉल ई कैपिटल ई। ये सब फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं बच्चों, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन बनेगा। जैसे वो आपसे ये पूछ लेगा या पीछे वी एन वी पी, तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। टोटल धारा घनत्व इतना होना चाहिए। इस फॉर्मूले से हमें दिखाई दे रहा है कि J और E एक ही दिशा में, यानी कि जिस दिशा में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित किया है उसी दिशा में धारा घनत्व है और उसी दिशा में हमारी करंट फ्लो होगी। ओके बच्चों, चलिए, तो ये सारे फॉर्मूले याद भी करने हैं और इनके डेरिवेशन भी आपको पता होने चाहिए। अब मैं चालकता की बात करूं कि विद्युत जो चालकता क्या होती है, ये भी हम लोग हमारे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। 5th चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले उठा रहे हैं। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनको वापस समझने में। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आप वो वीडियो जरूर देखिए, आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, क्या धारा घनत्व होता है, क्या चालकता होती है, क्या प्रतिरोधकता होती है। ओके, चालकता जो होती है उसको हम सिग्मा से लिखते हैं। चालकता होती है J/E, यानी कि धारा घनत्व बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। J की वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली, E हमारे पास है, जब रखा E से E कट गया तो चालकता कितनी आ गई, एन म्यू एन प्लस म्यू पी इंटू स्मॉल ई। ओके, तो ये चालकता का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं और ये सब हम पढ़ किसके लिए रहे हैं, अर्धचालक के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम अर्धचालक के लिए पढ़ रहे हैं। अर्धचालक की प्रतिरोधकता रो, प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है ना, तो बस चालकता का व्युत्क्रम कर दो, ये आ गई प्रतिरोधकता रो। अब नेज अर्धचालक की बात की जाए तो अभी अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि नेज अर्धचालक के लिए एन और पी इलेक्ट्रॉन की संख्या होल्स की संख्या के समान होती है, जिसको हम एनआई आवेश वाहक घनत्व लिखते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं एन और पी की जगह एन आई लिख दूँ तो एन आई कॉमन आ जाएगा, तो चालकता कितनी आ गई, एन आई इंटू ई म्यू एन प्लस म्यू पी। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, एन और पी की जगह एन आई पुट कर दिया तो ये कॉमन आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया और रो का ये फॉर्मूला बन गया। तो ये आवेश वाहक घनत्व के रूप में है, वो इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या के रूप में। ओके, तो ये फॉर्मूले हमें यहाँ पे ध्यान रखने हैं। चलिए, होल्स का प्रभावी जो द्रव्यमान, अब देखो एक चीज़ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि होल्स का जो इफेक्टिव जो मास होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में अधिक होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है और होल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनकी गतिशीलता जो मोबिलिटी होती है ना, वो अलग अलग होती है। तो इनकी गतिशीलता का मान समान नहीं होता है, आप हमेशा ध्यान रखना। इन पर आवेश का मान समान होता है, प्रकृति अलग अलग है कि भाई वो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, लेकिन गतिशीलता इनकी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि होल्स का प्रभावी द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, इसलिए दोनों का गतिशीलता अलग अलग होती है। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताओ होल्स और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता समान होती है, नहीं। अब देखो, अगर T बराबर 300 केल्विन, कोई टेम्परेचर ले लिया हमने 300 केल्विन, उस पर जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए इनकी गतिशीलता और इनके आवेश वाहक के मान लिखे जाए तो कुछ इस तरह प्राप्त हुए। ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है कि देखो, सिलिकॉन के लिए म्यू एन इतना है, म्यू पी इतना है और एन आई पर मीटर क्यूब इतना है। जर्मेनियम के लिए इतना है, इतना है, इतना है। तो बताओ ये अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग क्या, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको ये ध्यान रखना है। वैसे तो आपको एग्जाम में देगा, इतनी सारी चीज़ें हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपकी बुक में टेबल दी हुई है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी है, आप लोग करके देखना। वैसे आपको एग्जाम में वो देगा, ओके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आप ध्यान रख लो तो ज़्यादा बढ़िया। हो सकता है वो ना भी दे, उसे लग रहा हो कि बच्चों को ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट है वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि हम जर्मेनियम और सिलिकॉन ही अर्धचालक के रूप में यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। तो इनके लिए म्यू एन, म्यू पी और एन आई पर मीटर क्यूब इतने इतने होते हैं। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। अर्धचालक जो होता है उसमें जो चालन होता है वो ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के आवेशों के कारण होता है। भाई इलेक्ट्रॉन के कारण भी होता है और होल्स के कारण भी। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, होल्स होते हैं पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर जो भी चालन मेरा हो रहा है वो दोनों आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण हो रहा है। इसीलिए जो अर्धचालक होते हैं उनमें चालन द्विध्रुवीय चालन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्धचालक का जो चालन होता है उसको हम द्विध्रुवीय चालन कहते हैं। द्विध्रुवीय क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल्स की वजह से भी। लेकिन धातु जो होती है ना, धातु यानी कि जो चालक पदार्थ होते हैं, उनमें केवल इलेक्ट्रॉन ही धारा के प्रवाह में योगदान देते हैं। वहाँ कोई होल्स वोल्स नहीं होते हैं, वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होता है केवल वही धारा के प्रवाह में योगदान देते हैं। इसीलिए ये एकल ध्रुवीय चालन कहलाते हैं। इसीलिए हमारी जो धातुएं होती है वो तो एकल ध्रुवीय होती है, जबकि हमारे जो अर्धचालक होते हैं वो द्विध्रुवीय होते हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखना। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने जान लिया इलेक्ट्रॉन होल्स, जान लिया इनकी ताप पर निर्भरता वगैरह सब जान ली हमने। इनके लिए मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा घनत्व, चालकता, प्रतिरोधकता सबके फॉर्मूले भी निकाल लिए। अब हम बात करते हैं कि अर्धचालक जो होता है उसकी चालकता पर ताप का प्रभाव, यानी कि हमारा जो अर्धचालक है उसकी चालकता के ऊपर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। देखो ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ना आज, ये जरूर थ्योरेटिकल जरूर है, लेकिन आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। बोरिंग थ्योरी तो है नहीं, इंटरेस्टिंग ही है। किसी नेज अर्धचालक की जो चालकता होती है सिग्मा, उसमें उपस्थित धारा आवेश वाहकों की संख्या ni और गतिशीलता पर निर्भर करती है। अभी अभी हमने देखा कि जो चालकता है, ये देखिए जो चालकता है वो n और म्यू एन पे डिपेंड कर रही है ना भाई, एन पे भी डिपेंड कर रही है, म्यू एन पे भी डिपेंड कर रही है। ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है। चलिए, तो यहाँ से जो ये लाइन लिखी गई वो यहाँ से लिखी गई। ni जो होता है वो ताप T व Eg पर निर्भर करता है। अभी अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ता है तो ni बढ़ता है, Eg बढ़ता है तो ni घटता है। अभी अभी हम पढ़ के आ चुके हैं। अतः सिग्मा जो होती है वो भी ताप और Eg पर निर्भर करेगी। भाई ni जो है वो T और Eg पर निर्भर कर रहा है और हमारी जो सिग्मा है वो हमारी ni पर निर्भर कर रही है। तो इसका मतलब ni जो है वो T और Eg पे भी निर्भर कर रही है ना। तो किसी अर्धचालक जिसके लिए मान लो Eg का मान जो है वो नियत है, के लिए ताप में वृद्धि करने पर सिग्मा लगभग चरघातांक के रूप से बढ़ता है। यानी कि अगर Eg का मान चेंज नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर जो होता है उसको बढ़ाने पर सिग्मा जो होता है वो e की पावर, चरघातांक की मतलब होता है e की पावर से बढ़ना, तो e की पावर से बढ़ता है। और अगर हमारा सिग्मा बढ़ेगा तो रो बताओ क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रो जो होता है वो सिग्मा का व्युत्क्रमित होता है,
रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। तो हमारा जो रो होता है वो तो टी में वृद्धि के साथ चरघातांक के रूप से घटता है। देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिंबल यूज करा है, हम इनको पूरा पूरा लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है, रो क्या होता है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं ना। रो होता है प्रतिरोधकता, सिग्मा होती है चालकता, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको शॉर्ट वे में यूज किया है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर सिग्मा तो चरघातांक के रूप से बढ़ता है और जब सिग्मा बढ़ेगा तो रो चरघातांक के रूप से घटेगा। तो इस तरह ये डिपेंड करते हैं। ताप बढ़ने के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या अर्धचालक के कंपनशील परमाणुओं से टक्कर में वृद्धि होती है, जिससे म्यूएन और म्यूपी के मान में कमी आती है, किंतु यह कमी उतनी प्रभावी नहीं होती जितनी कि एनआई में ताप में होने वाली वृद्धि होती है। इसके कारण सिग्मा के मान में वृद्धि होती है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने देखा कि हमारा एनआई बढ़ा, हमारे इलेक्ट्रॉन होल युग्म जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म ज़्यादा बढ़ेंगे, भाई नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ज़्यादा हो रहा है ना, जिसकी वजह से एनआई बढ़ रहा है। लेकिन एक इफेक्ट और होता है, वो क्या कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे जो म्यूएन और जो म्यूपी है ना, हमारी जो गतिशीलता है उनके मान में कमी आती है, गतिशीलता के मान में कमी आती है। लेकिन यह कमी इतनी प्रभावी नहीं है, इसकी तुलना में ये कमी इतनी प्रभावी नहीं होती है। इसी कारण से टेम्परेचर बढ़ने पर हमारी जो चालकता है या जो सिग्मा है उसके मान में वृद्धि होती है। ओके बच्चों, अतः नेज अर्धचालक के लिए ताप जो प्रतिरोधक गुणांक है वो ऋणात्मक होता है। और ये हमने लिखा भी था कि अर्धचालक के लिए ताप प्रतिरोधक गुणांक नेगेटिव होता है, बताया था ना। तो अर्धचालक के लिए ताप प्रतिरोधक गुणांक कैसा होता है बच्चों, नेगेटिव होता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जैसे सिलिकॉन की बात की जाए, सिलिकॉन के लिए इसका जो मान होता है वो इतना होता है। मैंने बताया ना सिलिकॉन और जर्मेनियम के रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। सिलिकॉन के लिए इसका जो मान होता है वो होता है प्रतिरोधकता गुणांक ये -0.7 पर केल्विन। ओके, अब देखो एनआई बराबर 0 होने से सिग्मा बराबर 0। जब आपने टी बराबर 0 केल्विन कर दिया तो टी बराबर 0 केल्विन पर अर्धचालक कुचालक की तरह बिहेव करते हैं ना। तो नेज अर्धचालक में ताप के साथ चालकता में वृद्धि इनका बहुत ही विशेष गुण होता है। यह गुण धातुओं में नहीं होता। मतलब हम यहाँ धातुओं से तुलना भी करते चल रहे हैं। पहली तुलना हमने कर दी कि हमारे अर्धचालक द्विध्रुवीय होते हैं जबकि हमारी धातुएं एकल ध्रुवीय होती है। दूसरी तुलना करी हमने यहाँ से कि टेम्परेचर बढ़ने पर चालकता में वृद्धि होती है अर्धचालक की। तो यह इनका एक विशेष गुण है, ठीक है, जबकि यह गुण धातुओं में नहीं होता। हमने पढ़ा था ना कि ताप के साथ में धातुओं का इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बताया था ना मैं लास्ट वीडियो में। तो यह जो गुण होता है वो हमारा धातुओं में नहीं होता है। धातुओं में टेम्परेचर बढ़ने के साथ सिग्मा में कमी या रो में वृद्धि होती है, जो सामान्य टेम्परेचर पर सिग्मा प्रोपोर्शनल टू टी इनवर्स या रो प्रोपोर्शनल टू टी का व्यवहार करती है। मतलब सिग्मा जो होता है वो तो 1/t की तरह व्यवहार करता है धातुओं में, और जो रो होता है वो टी के समानुपाती होता है। क्योंकि धातुओं की चालकता के लिए सूत्र जो सिग्मा होता है वो एन ई म्यू होता है। में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व एन ताप के साथ नहीं बदलता। मतलब यहाँ पर जो ये एन है ना वो टेम्परेचर के साथ नहीं बदलता, जबकि वहाँ हमारा एन आई है वो तो टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है। अर्धचालक में तो एन आई हमारा टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है ना, जबकि धातुओं में जो ये एन होता है ना ये टेम्परेचर के साथ बढ़ता नहीं है। पर म्यूएन ताप में वृद्धि के साथ क्या होता है, आयनों की टक्कर के कारण कम होता है। अभी ये चीज़ हमने अर्धचालक में भी कही ना यहाँ पे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स जो होता है उनके अर्धचालकता के कंपनशील जो परमाणु वो आपस में टक्कर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोबिलिटी कम होती है। लेकिन ये मोबिलिटी यहाँ कम हो रही है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव हमारा ये फैक्टर है। इसी की वजह से यहाँ पर हमारा जो एनआई होता है वो ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है और सिग्मा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं धातुओं की बात करूँ तो धातुओं में तो ये एन टेम्परेचर के साथ नहीं बढ़ रहा है, ये इससे प्रभावित नहीं होता है ना। लेकिन हमारी म्यू एन है वो तो टेम्परेचर के साथ घटेगी ना भाई, टक्कर होगी तो जिसकी वजह से ये कम होगी। अतः चालकता में क्या होगी, ताप में वृद्धि के साथ कमी आएगी। ओके, तो यहाँ पर ये इस फैक्टर से एन आई बराबर है ए टी की पावर 3/2 ई की पावर -EG/2 KT। तो ये तो है धातुओं के लिए और ये था हमारा अर्धचालक के लिए। तो आप लोग ध्यान रखना जो भी हमने पढ़ा। ओके बच्चों, और ये फॉर्मूला भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि 300 केल्विन ताप पर नेज जर्मेनियम, आपको जर्मेनियम दिया हुआ है, नेज यानी कि शुद्ध की प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करिए। आपको प्रतिरोधकता निकालनी यानी कि रो निकालना है।
जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन व होल गतिशीलता है तथा Ni सारणी में दिए अनुसार है। मतलब ये जो सारणी अभी बताई ना, इसमें दे रखा है अगले ने, ये देखो जर्मेनियम के लिए μn इतना, μp इतना, Ni पर मीटर क्यूब इतना, और आपसे रो पूछ रहा है, तो बस यहाँ से वैल्यू उठानी है आपको। अब देखो यहाँ उसने बोल दिया कि ऊपर सारणी में दी हुई है, हो सकता है एग्जाम में वो आपको नहीं दे, तो वो एग्जामिनर आपसे उम्मीद करके चलेगा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए सारे रिजल्ट आपको ध्यान होने चाहिए। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये वैल्यूज़ भी ध्यान में रखिए, नहीं दे तो फिर क्या करोगे, क्वेश्चन छूट जाएगा ना हमारा। इसलिए चलिए, तो यहाँ से हमें वैल्यू उठानी है और बस रो निकालना है। रो जो होता है वो होता है 1/Ni इंटू ई μn प्लस μp होता है। ई का मान तो आपको पता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है जो आपको पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये कूलाम यहाँ आएगा इंटू में। μn μp और Ni अगले ने दे रखा है, हमने सारणी से उठा ली सारी वैल्यू, तो बस यहाँ पे पुट ही तो करनी है। μn μp ई और Ni सारी वैल्यू पुट करके आप रो नहीं निकाल सकते। रो का मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। बस कैलकुलेशन करके रो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस तरह बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बस आपको जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ना बच्चों, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो बहुत ही आज जो हमने पढ़ा वो थ्योरेटिकल टॉपिक जरूर था, मैथमेटिकल पार्ट हमारा इतना कोई ज़्यादा नहीं आया, लेकिन कॉन्सेप्ट था जो हमने नेज अर्धचालक हम जो पढ़ रहे हैं ना, उसका हमारा कॉन्सेप्ट था। तो आप इस टॉपिक को एक बार स्लाइड से पढ़ना, फिर बुक से पढ़ना, और फिर प्रॉपर्ली नोट्स बनाना, और इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं, इतने इजी न्यूमेरिकल ही आप लोग करके देखिएगा, आपसे आसानी से हो जाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।